Good morning, student. Welcome to the part number 3 of the chapter, that is Age of Industrialization, class 10th. So let's start the part better. So the topic is the pace of industrial change. So how the change industry in UK first, and after that in complete Europe, we discuss about that. Okay, about that pace. So how rapid was the process for industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industry? क्या इसी से इसका मतलब था? देखिए आगे. नंबर 1, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन. सबसे बड़ी बात करते हैं डायनेमिक इन बड़ी स्केल पे जो थी बेटा स्टार्टिंग हुई थी वो कॉटन से हुई थी. एंड मेटल सेकंड नंबर पे क्या आई थी? आयरन स्टील, मेटल्स की इंडस्ट्रीज आई थी. ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840. तो डेट को नोट करना, 1840 तक हम बात कर रहे हैं बेटा. कॉटन मेन था सेक्टर, सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुआ है. आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे. इसके बाद आयरन स्टील ने लीड किया बेटा, राइट. विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s एंड इन द कॉलोनीज फ्रॉम 1860s, द डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली. और देखिए इसका एक रीज़न भी दिया है कि रेलवे का यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गया था बेटा. रेल लाइन बिछाएगी, रेलवे के कोचेस बनाए गए, और सिर्फ यूके ने, यूके की टेरिटरीज पूरे वर्ल्ड वाइड थी बेटा, राइट. तो हर जगह, इवन इंडिया में भी हम बात करते हैं, इस टाइम रेलवे स्टार्ट हुई थी. Then by 1873 Britain was exporting iron and steel worth about 77 million स्टर्लिंग, जो वहाँ की करेंसी थी, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट. देखिए बड़ा बदलाव दिखा रहा है जो पेस है. पहले कॉटन मेन था 40s तक, पर जैसे रेलवे स्टार्ट हुई बेटा, इसने ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई थी कनेक्ट करने के लिए. जो इसकी टेरिटरी जैसे इंडिया है या फिर अमेरिका की बात करें तो सारे हिंटरलैंड को, जो अंदर का लैंड है, उसको पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए रेलवे वहाँ भी बिछाई गई, और यूके में तो बिछाई गई बेटा, राइट. तो इसके लिए बेटा इसने बड़ी स्केल पर आयरन स्टील एक्सपोर्ट किया अपनी टेरिटरीज में, और अदर कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट किया, जिससे 77 मिलियन जो इसकी करेंसीज को प्रॉफिट हुआ उस टाइम. एंड डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट, कॉटन का लगभग ही डबल था, राइट. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा. दैट इज सेकेंड रीज़न दिया बेटा यहाँ. द न्यू इंडस्ट्रीज could not easily displace traditional industries. तो ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्या सब फैक्ट्री में था? नहीं बेटा, ऐसा नहीं था. ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी उनको बेटा रिप्लेस नहीं किया इन्होंने तुरंत. इवन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री सेक्टर. तो प्लीज़ परसेंटेज को नोट करना. ओनली 20% इन इंडस्ट्रीज में वर्क, फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे थे बेटा, एडवांस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, राइट. टेक्सटाइल वॉज ए डायनेमिक सेक्टर बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट वॉज प्रोड्यूस नॉट विद इन फैक्ट्रीज. देखिए टेक्सटाइल सबसे आगे थी, कॉटन स्टार्टिंग की बात करें 40 से पहले, 1840 से पहले, राइट. बट हम बात करते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट बेटा घरों में या छोटे उन इंडस्ट्री में बन रहा था, ना कि किसी बड़ी फैक्ट्री में. फैक्ट्री में कितना? ओनली बहुत कम, राइट. देखो बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट, डोमेस्टिक यूनिट से सबसे ज़्यादा उनका प्रोडक्शन आता है, इवन टेक्सटाइल का भी, ठीक है. थर्ड पॉइंट दिया यहाँ, द पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री. अब देखिए एक और बड़ा अच्छा इसका सपोर्ट में पॉइंट दिया है, ये कि जो पेस है, जो स्पीड थी बेटा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की जो चेंज होने की थी, अब कन्वर्ट हुई थी, वो नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड. स्टीम पावर्ड यानी स्टीम इंजन से नहीं हुआ था इतना बदलाव, ना कि मेटल इंडस्ट्री से बदलाव आया. बट दे डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टैग्नेंट ईदर. वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद थे, वो इनको उन्होंने यूज़ नहीं किया, बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया, इंजन्स को यूज़ नहीं किया, बट वो स्टैग्नेंट नहीं थी. व्हाट दे डू, लेट्स सी. सिमिलरली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन, ब्लेस को नोट करना, ये एंटीसी क्वेश्चन आ चुका है आपका सीरीज में. ऑर्डिनरी बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल इनोवेशंस ने उनको चेंज किया बेटा, उनको अडॉप्ट किया उन्होंने. एग्जाम्पल दिया आगे देखना एक बार. वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मैनी नॉन मैकेनाइज सेक्टर. नॉन मैकेनाइज भी बड़ी मशीन नहीं, उन्होंने छोटे छोटे इनोवेशंस को यूज़ किया और अपना प्रोडक्शन धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया. such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture, making and production of implements. अब आते हैं फोर्थ में बेटा. फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑकर्ड स्लोली. जितने टेक्नोलॉजिकल बड़े बदलाव आए वो बहुत स्लोली आए थे बेटा. दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप. बड़ी स्केल पे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में उतनी तेजी से बेटा चेंजेस नहीं आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. इंडस्ट्री तो खुल गई, पर टेक्नोलॉजिकल चेंज आता था, टाइम लगा, धीरे हुई. न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स हैड इंडस्ट्रीज वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट. अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था इस पर यही था, एक तो ये बहुत महंगी थी बेटा, एक्सपेंसिव थी, राइट. और इसलिए बेटा जो मर्चेंट इंडस्ट्री उन्होंने इसको बड़े शक की निगाह से देखा, बहुत मुश्किल से इसको अडॉप्ट किया, बहुत धीरे धीरे अडॉप्ट किया, राइट. द मशीन्स ऑफन ब्रोक आउट. अब इसकी समस्या क्या थी, क्यों इंडस्ट्री इतने कॉशियस थे इनके लिए?
पहला तो ये टूट जाती थी, ब्रोक डाउन होती थी, रिपेयर हुआ, इसकी रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली इस टाइम, जो कंपनी में मशीन आती वही इसकी रिपेयर करती थी, उसी के पास के टूल मिलते थे। आज के दिन नहीं किसी शॉप पे जाओ टूल ले आओ, नहीं, तो उनके पार्ट वगैरह सिर्फ उसी कंपनी से, तो उसका बहुत महंगा रख रखा होता था। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चर क्लेम, तो जो कंपनी इन्वेंटर जो थे वो क्लेम करते उतनी ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, कंसिडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन का एग्जाम्पल दिया है, राइट साइड में कुछ डेट्स लिखी है मैंने, वो बाद में देखेंगे। देखिए, कंसिडर द केस ऑफ स्टीम इंजन, जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस बाय न्यू कॉमन एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781। 1781 में इन्होंने पेटेंट अपने नाम से पेटेंट कराया, और वो इंजन पहले न्यू कॉमन बना चुका था, बट इसको इसने और अच्छा सुधारा, ठीक है। हिज इंडस्ट्रीज फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल, और इसके बाद एक उसका नया मॉडल, यानी पेटेंट तो करा लिया, जेम्स वॉट ने इसको पेटेंट कराया, इसके बाद इसके फ्रेंड थे मैथ्यू बोल्टन, उसने उसका एक नया मॉडल लॉन्च किया, बट फॉर ईयर ही कुड नॉट फाइंड बायर। इतना अच्छा बनाने के बाद उसको कोई बड़ा बायर नहीं मिला जो उसके इंजन खरीद ले। At the beginning of 19th century, there were no more than 320 steam engines all over England. तो हम बात करते हैं 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई बेटा, तब तक 321 के आसपास ही कुछ इंजन्स एक पूरे इंग्लैंड में थे, ठीक है। 81 में बनाया, तो लगभग 20 साल तक इसके 321 इंजन्स ही वर्क कर रहे थे, राइट। ऑफ दिस 80 वर इन कॉटन, और सबसे ज़्यादा जिसके इंजन थे वो कहाँ यूज होते, कॉटन इंडस्ट्रीज में, एंड 9 इन वूल इंडस्ट्री एंड रेस्ट इन माइंस एंड कैनाल वर्क इन आयरन वर्क्स। तो बेटा एक बार हम स्टीम इंजन का देख लेते हैं। यहाँ कुछ डेट्स हैं जो आपको कभी कंफ्यूज करती है, कई बार नेट पे आप सर्च करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है 1606 में, तो स्टीम बेस एक वाटर पंप बनाया था, नीचे माइंस से पानी निकालते हैं, उसके लिए फर्स्ट टाइम बनाया गया था, और जेरोनिमो डी एंज इन्होंने स्पेन के थे, इन्होंने बनाया था बेटा फर्स्ट टाइम, इसको प्लीज़ रिमेंबर रखना, ठीक है। दूसरा है जो आपकी बुक में नहीं दिया है, वो भी 1698 में थॉमस सेवरी ने इसको और इम्प्रूव किया इसी वाटर पंप को, ठीक है। इसके बाद 1712 में हम बात करते हैं, ट्रू एक सही तरीके का स्टीम इंजन बन पाया रियल में, राइट, थॉमस न्यूकोमन जो आपकी बुक में दिया 1712 में बेटा इसने इसको बनाया। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसको कमर्शियली यानी बेचने लायक बनाने के लिए इसमें कुछ बड़े सुधार किए, ये अपने आप चल पाए, राइट, और 10 हॉर्स पावर का एक इंजन बनाया स्कॉटिश जेम्स वॉट ने, जो आपकी बुक में था 1781, पेटेंट स्टीम इंजन दैट कंटिन्यूस रोटरी मोशन, कंटिन्यूस मीन्स अपने आप चल पाता था, ठीक है। तो ये इसकी 4 डेट्स हैं, अलग अलग पर्सन ने इसको थोड़ा सुधारते गए। चलिए आगे देखते हैं। So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industry। देखिए एक वही स्लो वाला एग्जांपल दे रहा है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेबर मेनफोल्ड उसका जो है ना कॉस्ट कटिंग वो लेबर से ही होती है बेटा, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का पैसा लेबर को ही जाता है, राइट। तो ये मशीन्स लेबर कॉस्ट को कम कर सकती थी, बट फिर भी इतनी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आने में भी बहुत स्लोली लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। Historians now have come to increasingly recognize that the typical work in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson labor। और आज भी हिस्टोरियंस बेटा इसको एक्सेप्ट करते हैं कि मिड 19 तक यानी 1850 तक की बात करें तो मैक्सिमम जो वर्क था वो मशीन ऑपरेटर से नहीं होता था, ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन लेबर वर्क वो करते थे बेटा, ठीक है। यहाँ आपको एक स्टीम इंजन का एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, देख सकते हैं आप, इसमें एक पिक्चर दी है यहाँ, और देखिए आपको यहाँ बड़े बड़े व्हील दिख रहे हैं लास्ट में, ये स्टीम इंजन से ऑपरेट होते थे बेटा, और इनसे देखिए ऊपर एक शाफ्ट घूमती है, वो शाफ्ट सब जगह दिख रही है आपको, दिख रही है पूरी इंडस्ट्री में, और उससे ये हर एक मशीन चलती थी। इसमें 2 पर्सन आपको दिख रहे हैं बस जो मेंटेन करें, धागा देख रहे हैं। पहले एक एक छोटी छोटी जगह एक एक आदमी खड़ा होता था, राइट, चलाने के लिए। अब एक स्टीम इंजन से 2 आदमी पूरे एरिया को मेंटेन कर रहे हैं, 2-3 जितने भी हैं, ठीक है। तो ये स्पिनिंग फैक्ट्री स्टार्ट हुई 1830 का एक पिक्चर दिए बेटा। लास्ट में क्वेश्चन दिया है वर्किंग रेलवे स्टीम इंजन। कई बार हम स्टीम इंजन रेलवे स्टीम इंजन को मिक्सअप कर लेते हैं बेटा। तो वर्किंग रेलवे स्टीम इंजन जो लोकोमोटिव इंजन है जो रेल के आगे जुड़ता है, उसकी बात करें, रिचर्ड ट्रेविक ने यूके ने बनाया था बेटा, ये 21 फरवरी 1804 में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के ये इन्वेंटर थे, ठीक है बेटा। यहाँ इसको कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में। थैंक यू।